संजय ने किया। इस तरीके से चला आया, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा जो बच्चों के लिए यूज़फुल भी हो रहा है, अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्यू भी अच्छा हो रहा है, अच्छे लोग देख रहे हैं। आप लोग भी दूर-दूर तक इस प्रोग्राम को पहुँचा भी रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ये चैट बॉक्स में कि यूपी, बिहार, अलग-अलग हिंदी बेल्ट के रीजन से भी लोग जुड़ रहे हैं, एमपी के से बहुत लोग जुड़ रहे हैं, चैट बॉक्स में भी अपना डिटेल्स दे रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोफेसर मूर्ति जी हमसे कुछ डिस्कस करेंगे, आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे। तो थोड़ा-सा हम प्रोफेसर मूर्ति जी के बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले हम ये बता दें कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमारा, ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत आईआईटी इंदौर टीम के थ्रू, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल सहयोग कर रहा है, उसके थ्रू हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने स्पीकर के बारे में, प्रोफेसर मूर्ति के बारे में। तो मैं एक स्लाइड से आपको ये शेयर करके दिखाना चाहता हूँ प्रोफेसर मूर्ति के बारे में। तो प्रोफेसर मूर्ति हमारे यहाँ आईआईटी इंदौर में प्रोफेसर हैं, काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं, जो आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पानी, मृदा और पादपों के संबंध। अगर देखिए प्रोफेसर मूर्ति की एजुकेशन के बारे में, एग्रीकल्चर देखिए, बीटेक भी प्रोफेसर मूर्ति जी ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया, एमटेक किया, पीएचडी किया। तो मीन्स एग्रीकल्चर का कितना इम्पोर्टेंस है। हाँ, आज उसके बारे में प्रोफेसर मूर्ति जी बताएंगे। बीटेक, एमटेक, पीएचडी आप देख सकते हैं शिलोंग से, फिर आईआईटी खड़गपुर से, फिर इलिनॉयस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मूर्ति जी ने एजुकेशन किया। बहुत डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ कि प्रोफेसर मूर्ति जी का फर्दर रिसर्च कहाँ से हुआ है। कुछ अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो प्रोफेसर मूर्ति जी ने यूएसए में भी अच्छे जगह प्रोफेसर भी रहे हैं, जैसे ऑर्गन यूनिवर्सिटी में रहे हैं, और भी अच्छे जगह रहे हैं। आप डिटेल देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ बहुत सारा डिटेल। प्रोफेसर मूर्ति जी का रिसर्च से रिलेटेड देखिए, आप आजकल काफी सुनते होंगे ये बायोफ्यूल, तो उससे रिलेटेड भी रिसर्च करते हैं, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ये जो डिफरेंट टॉपिक है, इंजीनियरिंग सिस्टम एनालिसिस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। काफी लोगों को गाइड भी किया है, पीएचडी स्टूडेंट, एमएससी स्टूडेंट, अलग-अलग लोगों को। इनके अच्छा सा ग्रुप भी है ये रिसर्च ओरिएंटेड। प्रोफेसर मूर्ति को फंडिंग भी, बहुत जगह से फंडिंग भी मिली हुई है। यहाँ पे मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हैं, आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च करिएगा इस लोगो का क्या मीनिंग है, तो वहां पे आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप जाएंगे जनरल गूगल पे अगर सर्च करेंगे प्रोफेसर जी मूर्ति, तो आपको बहुत सारा डिटेल प्रोफेसर मूर्ति के बारे में मिल जाएगा। इसी में मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर मूर्ति से कि बच्चों को कुछ समझाएं, हम लोगों को भी उपयोगी होगा एग्रीकल्चर के बारे में, रिसर्च के बारे में। प्रोफेसर मूर्ति जी प्लीज शुक्ला सर, एक मिनट में हाँ, बोलना मैं चाहूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की ओर से आज के वक्ता प्रोफेसर जीएस मूर्ति जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं, पानी, मृदा और पादपों में संबंध। जो हमारे विद्यार्थी, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के विद्यार्थी कृषि की बहुत सारी बारीकियों से परिचित हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से इन चीजों के बारे में संबंध है, सीखना है, ये आज प्रोफेसर मूर्ति हमें बताएंगे। साथ विद्यार्थियों, टीचर साथियों, आपको जो इन एक्सपर्ट्स हमारे आते हैं, इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये एक तरह से मोटिवेशन के लिए है कि आप भी अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार से बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे वैज्ञानिक आपके सामने वक्तव्य दे रहे हैं, वो किस प्रकार से एजुकेशन ग्रहण किए हैं, किन किन स्ट्रीम में ग्रहण किए हैं, कहाँ कहाँ स्कोप है, ये आप सबके जानने के लिए बताया जाता है। और निश्चित तौर से आप इन सब चीजों को जान करके, समझ करके विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकते हैं कि किसी भी विषय में गहन अध्ययन किया जाए तो सब बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होता है। मैं स्वागत करता हूं आईआईटी की टीम का, जो हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करके हमारे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत इस कार्यक्रम को संचालित करा रहे हैं। टीम में नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी, डॉक्टर मृगेंद्र दुबे जी, इस पूरे टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट को हमारे सामने, हमारे विद्यार्थियों के सामने, शिक्षकों के सामने
प्रदेश के शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्तियों के सामने ला के उनके वक्तव्य दिलाए जा रहे हैं, उनसे सिखवाया जा रहा है ताकि हमारे विद्यार्थी बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों को सीख सकें। मैं पुनः एक बार डॉक्टर मूर्ति का स्वागत करता हूं और उनको आगे के वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। ओम पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज शुक्ला जी का, आशीष कुमार जी का, डॉक्टर दुबे जी का और डॉक्टर त्रिपाठी जी का बहुत आभारी हूँ। मुझे बच्चों के साथ बात करने में बहुत मजा आता है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग उनके साथ बात करने में, बच्चों। तो जैसे डॉक्टर शुक्ला जी बता रहे थे कि मैंने ये सब बहुत सारे बाहर के इंस्टीट्यूशंस में काम किया है और पढ़ा भी हूँ, भारत में भी पढ़ा हूँ। तो लेकिन मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूँ। मेरे दादाजी और नाना जी दोनों किसान थे और मेरे पिताजी जो हैं केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन में इंजीनियर थे। पानी के बारे में, नदी के ऊपर काम करते थे, बाढ़ कब आएगा, नदी से कितना सॉइल इरोजन होता है, ये सब वो उनका ये था, उनका उद्योग था कि वो ये सब देखें। तो इसीलिए मैं कृषि से और पानी से बहुत मुझे लगाव है और मुझे अच्छा लगता है खेत में जाके कुछ काम करना। और आपने तो अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का नाम सुना है जहां मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको ये बात मालूम नहीं होगा कि क्योंकि मेरे पिताजी केंद्रीय जल आयोग में काम करते थे, तो हम बहुत छोटे छोटे गांव में पूरे भारत में कर्नाटक से लेके आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, सिक्किम में, बहुत ऐसे दूर दूर जगह पे हम, मेरे पिताजी काम करते थे और हम सब उनके साथ जाते थे। तो हमारे स्कूल भी बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे। मैंने ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं मैं जहां जो पेड़ के नीचे एक टीचर वाला स्कूल होता है, उसमें भी मैंने कुछ दिन पढ़ा है। वहां कोई क्लासरूम नहीं था, एक बस एक बोर्ड था। टीचर हमारे मास्टर जी जो है वो एक अपने चेयर पे बैठते थे, हम लोग बच्चे सब नीचे बैठते थे। नीचे बैठ के मैंने 2-3 महीने ऐसे भी पढ़ाई किया है। और ऐसे भी स्कूल में गया हूँ जहाँ फैन नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसलिए हम जाता था स्कूल क्योंकि मुझे पढ़ने में रुचि थी। क्यों रुचि थी? क्योंकि मुझे जानने की जिज्ञासा थी। और ये जानने की जिज्ञासा कहाँ से आई? मेरे माँ और पिताजी ने सिखाया, अपने दोस्तों से सीखा। ऐसे सब के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे प्रोफेसर एच सी वर्मा सर ने बताया ना आप लोगों को, और जैसे राजेश जी ने बताया था। सब देखना चाहिए हमको, आसपास में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं। तो पूरा जैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी बताया जाता है, 22 गुरु थे। बादल से लेके, पेड़ से लेके, कुत्ते से लेके, अपने दोस्त से लेके, कुछ भी किसी से भी हम सीख सकते हैं। तो पूरा क्लासरूम में ही सीखना नहीं होता है, क्लासरूम के बाहर जितना सीखते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट हमको जब वेद का शिक्षा मिलता है उसमें बताया जाता है कि हम जो टीचर से सीखते हैं, आचार्य से सीखते हैं, वो केवल 25% होता है। और हम अपने अपने दोस्तों के साथ, उनसे बात, सहपाठियों के साथ जो बात करते हैं, उससे और 25% सीखते हैं। और 25% हम लोग अपने स्वाध्याय से सीखते हैं। और लास्ट जो 25% होता है, जो लास्ट का जो 25% होता है, वो हम अपने अनुभव से सीखते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमको जो हमारे मास्टर जी पढ़ाते हैं उस पर ध्यान देना है, हमारे दोस्तों से भी सीखना है, हमको खुद मेहनत करना है। और उसके बाद भी हमें कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको कुछ अपना स्लाइड शेयर करूंगा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे स्लाइड सबको दिख रहे हैं? हाँ जी। थैंक यू। तो मैं आज आपके सामने पानी, मृदा और पादपों के संबंध, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत कुछ देर के लिए मैं करूंगा। तो एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे IIT इंदौर में एक हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो है बहुत पुरानी है, सदियों साल पुराना है। तो हमारे यहाँ पे हमने एक वैज्ञानिक भारतीय ज्ञान व्यवस्था केंद्र का वो हमने स्थापित किया है, जहां हम हमारे परंपराओं के बारे में हम सीखते हैं, उसका वैज्ञानिक तत्व क्या है, दृष्टिकोण से उसको परखते हैं। तो आप अगर कभी IIT इंदौर आते हैं तो जरूर बताइएगा और हम मिलके इसके बारे में भी बात करेंगे कभी। तो मैं आज आपको 3 प्रश्न के पूछना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वक्तव्य के बाद आपको ये 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे।
पहला प्रश्न यह है कि पानी पत्तों तक कैसे पहुंचता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि पोषक तत्व को एकत्रित करने में कौन पौधों की मदद करता है, और तीसरा क्या पेड़ आपस में बात कर सकते हैं। ये 3 ऐसे प्रश्न हैं जो आप सोचेंगे तो लगेगा कैसे होता है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे जो जल चक्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका तो हमारे वैदिक काल से जल का महत्व पहचाना गया था। इनफैक्ट शतावत ब्राह्मण में बोला गया है, अग्निर्वेधो भोजायते ध्रुमात् अभ्रमः अभ्रात् वृष्टि, मतलब जो गर्मी होता है, आग होता है, उससे धूम निकलता है, भाष्प निकलता है, भाप निकलता है, उससे बादल बनते हैं और बादल से वृष्टि आती है। ये तो हम सभी जानते हैं, आजकल हमने साइंस में भी पढ़ा है। यही हमारे पूर्वज भी अपने अनुभव से परख कर, आसपास को परख कर उन्होंने ये सीखा था। और ये देखिए, ये पृथ्वी अगर हम देखें, हमारे धरती पर कितना पानी है। अगर ये जो जितना बड़ा ये धरती दिख रहा है वो अगर धरती है, तो पानी का पूरा, समुन्द्र का पानी, नदियों का पानी, पर्वतों का पानी, जो भी बर्फ, सबको पिघला कर हम अगर एक जगह एकत्रित कर दें, इकट्ठा कर दें, तो इतना पानी आता है। और उसमें से जो पेयजल है, जो शुद्ध पानी होता है, समुद्र में तो नमकीन पानी होता है, जो नॉर्मल पानी जो पीने लायक होता है, वो जो छोटा सा, सबसे छोटा बूंद दिख रहा है ना, सबसे छोटा, उतना छोटा सा पानी है, उतना ही पानी है हमारे पास। तो अब समझिए कि कितना महत्व है जल का। अगर आप लोग सब तो जल चक्र तो पढ़े होंगे, कैसे बाष्प बनता है ओशन से, समुद्र से, और फिर वो जाके बादल बनता है, बादल फिर बारिश बनकर गिरता है, और फिर वो नदियां, नहरें सब बनकर फिर समुद्र में जाती है। और इस बीच में हम उसका बहुत सारे उपयोग करते हैं, और कुछ पानी जमीन के नीचे भी जाता है, उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और फिर उसको हम कुएं में उससे निकालकर हमारे पानी के लिए, पीने के लिए भी यूज करते हैं, और हम अपना खेती के लिए भी यूज करते हैं। आपको मालूम है, अगर हमने 100 लीटर पानी अगर हम हमारे पास है, जो यूज करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, उसमें से 70 लीटर पानी, 70 लीटर पानी, 100 लीटर में से 70 लीटर पानी हम सिर्फ खेती के लिए उपयोग करते हैं। तो खेती, और बाकी जो पीने के लिए वो उपयोग करते हैं, वो सिर्फ 5 लीटर है। और बाकी जो अगर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, विद्युत के जनरेशन के लिए यूज होता है, वो 15% है। तो आप सोचिए, एग्रीकल्चर जो हमारी खेती है, वो 70% पानी यूज करता है। हम जो पानी यूज करते हैं, उसमें से 70% सिर्फ खेती के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा महत्व होता है पानी का खेती में। और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे तो मृदा, मिट्टी, और इसको अगर अब कभी नदी के किनारे जाकर देखेंगे, तो ये नदी का किनारा है, तो ये देखिए, इसमें आपको अलग अलग परतें दिखाई देंगी। इसको बोलते हैं मृदा की परिच्छेदिका। आपने तो ये अपने 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ा ही है ये, कि बहुत सारे स्तर होते हैं। ए स्तर होता है जहाँ पे मिट्टी में थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर भी मिक्स होता है। बी स्तर होता है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, वो थोड़ा सा वहाँ पे जड़ें वहां तक नहीं जाती, लेकिन कुछ कुछ जाके वहां पे मिट्टी पूरा रहता है। और सी स्तर होता है जहाँ पे जो पत्थर है वो मिट्टी बनना शुरू होता है और रेत बनना शुरू होता है, वो सी स्तर है। और आधार शैल होता है, जो जहाँ पूरा बेडरॉक होता है। तो मैंने इंटरनेट से ये डाउनलोड किया, ये पिक्चर मैंने ऑनलाइन देखा, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि हम आसपास में भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज। तो ये देखिए, ये हमारा आईआईटी है। आईआईटी का कैंपस में मैं टहलते टहलते कुछ दिन पहले जा रहा था, आपके बारे में सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं बच्चों को। तो देखा, अरे ये तो मृदा की परिच्छेदिका तो यहाँ पर भी दिखता है। ये देखिए आधार शेल, ये दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आधार शेल, इसमें देखिए बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ये होता है आधार शेल। ये क्योंकि बहुत करोड़ों साल पहले ये मध्य प्रदेश में यहाँ पे पूरा अग्निपर्वत जो बोलते हैं ना, वॉल्केनोस, वो होती थी, इसके ऊपर लावा बह रहा था। वो बहुत करोड़ों साल बाद वो ठंडा हो गया और वो पत्थर बने। वो पत्थर धीरे धीरे से बारिश से, पानी से टूट टूट कर मिट्टी बनने लगे। सो पहले जो लावा बना था, उससे जो पत्थर बनी, ये आधार शैल है। और इसके ऊपर आप देखेंगे हल्का सा एक स्तर है, उसको सी स्तर बोलते हैं। और ऊपर देखेंगे तो ये बी स्तर है, और सबसे ऊपर ए स्तर है। और ये तो मैं देख रहा था,
एक फिर टहलते टहलते आया, हमारे क्वार्टर के बाहर देखा तो किसी ने गड्ढा खोद दिया था वहां पे कुछ काम करने के लिए, तो वो गड्ढे में देखने लग गया मैं। और देखिए, ये देखिए पेड़ है, उसके गड्ढे में देखिए, यहाँ पे तो आपको सी स्तर दिख रहा है और बी स्तर दिख रहा है, हल्का सा ए स्तर भी दिख रहा है, लेकिन आपको आधार शैल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जमा हो गया है। अब ये देखिए, ये पीछे ये वाला पिक्चर में आपको आधार सी स्तर जो है बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहां पर आकर सी स्तर बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि इस मिट्टी को बनते बनते बहुत साल हो गए थे, तो वो जो बड़े बड़े जो पत्थर थे, ये जो आधार शेल के जो बड़े बड़े पत्थर थे, उनको टूटते 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 करोड़ों साल लग गए, बहुत सारे समय व्यतीत हो गया। उसी बात, इसीलिए ये बहुत ज्यादा आपको इसी स्तर दिख रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि ये उतना टाइम नहीं मिला, उसको उतना समय नहीं मिला कि वो टूट सके, तो इसीलिए आप थोड़ा गड्ढा खोद के देखेंगे तो आपको ये आधार शेल दिख जाएगा। तो इसीलिए ये आप ये सब देखकर आप कभी घाट सेक्शन पे जा रहे होंगे गाड़ी में, तो बाहर देखिएगा, कोई गड्ढा खोद रहा है बाहर, तो जाके देखिए कैसे मिट्टी बनता है। और इसमें जो उपजाऊ जो होता है, जहां पे पेड़ के जो जड़ हैं वो अच्छे से पकड़ के उसको पूरा पोषक तत्व मिलते हैं, वो ए स्तर और बी स्तर होता है, यहाँ पे होता है। तो आप बच्चों, आप बोलिए, अगर मैंने ए स्तर को बारिश में मैंने उसकी रक्षा नहीं की और पूरा ए स्तर बह गया, ए स्तर की मिट्टी बह गई और बी स्तर की मिट्टी बह गई, तो फिर बाद में अगर मैं वहां फसल उगाना चाहूंगा तो अच्छा फसल उगेगा? अच्छे फसल तो नहीं उगेंगे, क्योंकि उसके लिए पोषक तत्व ही नहीं है वहां पे, कैसे उगेगा? तो ये हमको, इसीलिए ऊपर का जो मिट्टी का जो टॉप सॉइल बोलते हैं, शीर्ष मृदा बोलते हैं, उसको हमें बहुत अच्छे से रक्षा करना है। उसको कैसे रक्षा करेंगे हम? बस घास उगाएंगे तो घास का जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और फिर वो इरोजन होने नहीं देती, बहने नहीं देती। और इसमें ये मिट्टी में वो तो टूटते टूट, मैंने कहा था कि वो आधार शैल जो है, ये आधार शैल है, वो टूटते 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 मिट्टी बनता है। अब वो टूटते टूटते मिट्टी बनता है, सो जो थोड़ा बड़े कण होते हैं उसको बालू कहते हैं, और उससे भी छोटा कण सिल्ट बोलते हैं, और सबसे छोटा कण को चिकनी मिट्टी बोलते हैं। जो हम लोग खेलते हैं, वो मिट्टी से हम लोग खेलते हैं ना, तो वो चिकनी मिट्टी होती है। वो गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, वो चिकनी मिट्टी है। और ऊपर जो दिख रहा है आपको, वो पेड़ के पत्तों के अवशेष हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वक्तव्य के बाद आज शाम को जाकर एक ग्लास लीजिए, ग्लास में थोड़ा सा मिट्टी लेके डालकर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए उसमें, और थोड़ी देर उसको रात भर रख के कल सुबह देखिए, एक बार शेक करने के बाद उसको रख दीजिए, कल सुबह आपको ये चारों परत मिल जाएंगे। और ये कल करके देखिए, तो ये मृदा के कण के प्रकार है। और तो फिर मैं अभी एक पूरा गियर चेंज करना चाहता हूँ। एक तो मैंने बताया कि पानी और मृदा, ये सब इसके बारे में हमने बात की, और हम घर में भोजन कहाँ बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, तो ये तो हम रसोई में बनाते हैं, तो हम सब सब जानते हैं कैसे बनाते हैं। चावल लेते हैं, वहां गैस स्टोव पे जलाया, बर्तन रखा, पानी डाला, उसमें चावल डाला, उबाल दिया तो चावल बन गया। ऐसे ही सब्जियां काट दी और बना दिया वहां पे सब्जी। तो तो हम रसोई में बनाते हैं। तो आप देखिए, ध्यान से गौर से देखिए, हमको क्या चाहिए? एक ऊर्जा का स्रोत चाहिए, गैस हो या चूल्हा हो या कुछ भी हो, तो वो गर्म करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो ऊर्जा का स्रोत हो गया। और पानी चाहिए, वो पानी उबालने के लिए चाहिए। और फिर उसमें हमने चावल डाला तो वो एक कुछ और चाहिए। तो ये तीनों हम ऐसे बहुत सारी चीज हम लोग डालते हैं, लेकिन हमको तीन चीज जरूरी है। एक तो ऊर्जा का स्रोत, एक पानी, दूसरा पानी, और तीसरा बाकी जो व्यंजन के लिए जो चाहिए। तो ये तो हम अपने घर में बना लिए। अब लेकिन मैं तो एक बड़ा अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं तो विषम पोषी हूँ। आप लोग सब जानते हैं विषम पोषी क्या होता है ना? स्वपोषी क्या होता है, आपने तो पढ़ा ही है अपने कक्षा में। तो हम लोग सब क्या है? विषम पोषी है। हम तो खाना नहीं, खुद का खाना सूरज से नहीं बना सकते, हम तो पेड़ पौधों के वो उससे खाते हैं। तो मैं तो एक अपार्टमेंट में रहता हूँ ऊपर, वहां हमारा रसोई है, और नीचे है चावल का बोरी है, सब्जी किराना के सामान है, और पानी है, ये सब तो नीचे है। नीचे से ऊपर कैसे पहुंचेगा? ये तो मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? तो यही चीज पेड़ों के लिए भी तो यही प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए, देखिए, पेड़ों का रसोई कहाँ पे है? पेड़ों का रसोई तो पत्तों में है, वहां पे बनता है खाना उनका। तो अब वो पत्ते तो ऊपर है कहीं तो, और उसका पानी कहाँ मिलता है? जड़ों के पास मिलता है। उसका किराना सामान कहाँ मिलता है? नीचे मिलता है, मिट्टी से मिलता है उसको पोषक तत्व। अब ये नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? कौन लेके जाता है? यहाँ तो मेरे लिए तो लिफ्ट है, और वहां को थोड़ी लिफ्ट कुछ है?
लिफ्ट तो नहीं है, तो कैसे जा रहा है वो ऊपर? ये तो हमको सोचने की बात है ना? तो एक चीज मैं बताऊंगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने टेक्स्ट बुक में कि पेड़ों को पादप कहते हैं, है ना? पादप कहते हैं। क्यों पादप कहते हैं? अगर ये आप जरा सा इसके बारे में ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इसका उत्तर मैं अंत में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। पादप। अब इसी के लिए हमको थोड़ा संस्कृत भी पढ़ना जरूरी है। उसमें पादपः बोलते हैं संस्कृत में, उससे पता चल जाएगा। यही संकेत है आपके लिए। हाँ, आगे देखते हैं कि ये कैसे जाता है, ये पानी ये सब कैसे पहुंचता है। तो अगर पेड़ को देखें हम, तो आप लोग सब तो एक सोडा या कोका कोला या नींबू का जूस वो सब तो आपने स्ट्रॉ में से पीना पिया होगा, ग्लास में पानी डाल के, है ना? कभी तो पिया ही होगा। तो कैसे पीते हैं? एक स्ट्रॉ डालते हैं और करते हैं, है ना? उसको निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही पेड़ों में जड़ों से लेकर पत्तों तक, पत्तों में एक कणों, पत्तों में जो होता है एक वो स्टोमेटा करके कण होते हैं। वो कण जो खुलते हैं तो उससे पानी जो है बाहर चला जाता है। तो वो पानी हम जैसे स्ट्रॉ से करके खींच लेते हैं, वैसे ही वो खींच रहे हैं। तो क्या होता है, वो पानी के साथ साथ उसके जो भी पोषक तत्व जो जड़ों के पास है वो सब उसके साथ चले जाते हैं ऊपर तक। ये वैसे ही हो गया। आप अगर खेती में वहां आप खेती किसान और खेतों को देखेंगे वहां आसपास, तो क्या करते हैं कभी कभी वो लोग फर्टिलाइजर डालने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपने देखा होगा। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में फर्टिलाइजर को घोल के भेज देते हैं पेड़ों तक, है ना? पंप कर देते हैं। तो वैसे ही आप मान लीजिए मेरे पास चीनी है, उसको मुझे भेजना है, तो मैं चीनी को पानी में घोल के पंप कर दूंगा तो कितना भी दूर चला जाएगा। वैसे ही उन पोषक तत्वों को मिट्टी से लेके जड़ों में पानी से घोल देते हैं और वो ऊपर खींच रहे हैं करके, तो पानी के साथ वो भी चले जाते हैं और ऊपर रसोई तक पहुंच गए। अब तो खाना बन जाएगा। सूरज है, पानी है और ये पोषक तत्व है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सब कुछ है तो रसोई में खाना बनाना है, बस बन जाएगा खाना, है ना? तो वो इसी तरह से यही तत्व जो मैंने अभी बोला ना, ये जो पानी जाता है ऊपर से वो सूख के चला जाता है बाहर, तो यही तत्व जो है आपके मटके में पानी जो ठंडा रहता है ना, वो क्यों रहता है? वो भी इसी तरह से रहता है। अब देखेंगे मटका, देखेंगे आप, मान लीजिए मटका देखा, तो एक तरफ तो जल है मटके के अंदर और मटका है, ये मटका मिट्टी का बना होता है, ये मिट्टी है और ये बाहर जो है सूखी हवा है, इसमें नमी कम है ना? तो अब हमने तो बात किया था कि चिकनी मिट्टी से बनता है ये मटका। और चिकनी मिट्टी में क्या होता है, छोटे 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 कण होते हैं। उन कणों से ये जो जल है इस तरफ, जो अंदर जल है, वो थोड़ा 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 करके बाहर जाता है। और जैसे ही वो सूखी हवा को से मिलता है, वो हवा में चला जाता है। और जैसे ही पानी भाप बन जाता है तो उससे ऊर्जा भी खींच लेता है। तो ऊर्जा जैसे खींचता है तो इससे ऊर्जा कम हो जाएगी, तो ये जल ठंडा हो जाता है। तो मतलब इस तरफ अगर सूखी हवा है, अपने राइट साइड, अपने दाहिने तरफ, तो उस तरफ सूखी हवा है, तो वो सूखी हवा पानी के मॉलिक्यूल्स को, पानी को लेकर चला जाता है। और जैसे जैसे लेकर जा रहा है इस तरफ से ये जल की तरफ से खींच रहा है। जैसे जैसे ये सूखी हवा पानी को ले जाता है, यहां से जल जाता है। सेम प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल है जो यहाँ पे पेड़ों में भी काम कर रहा है। ओके? तो अब आप देखिए, मैं अगर मटका को छोटे छोटा ये बना दूं, पूरा पैक कर दूं, जिसमें कि ये जो छोटे छोटे जो पोर्स है, कण के जो रंध्र है, वो पूरे भर गए हों, तो पानी जाएगा? पानी तो नहीं जाएगा तब। उसमें तो वो रंध्र होना चाहिए, तो तभी मटका में पानी ठंडा रहेगा। तो मतलब अगर मैंने बहुत बड़ा छेद कर दिया तो पूरा पानी बह जाएगा। तो आप सोचिए, मैं बहुत ज्यादा छोटा कर दूंगा तो पानी नहीं जाएगा, फिर पानी ठंडा नहीं रहेगा। और बहुत बड़ा छेद कर दिया तो पानी बह जाएगा, पानी पानी नहीं रहेगा तो ठंडा कहां से होगा? तो इसीलिए हमको जरूरत है कि वो जो छेद है वो छोटे 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 बनाना चाहिए, जस्ट राइट। अतिम सर्वत्र वर्जयेत बोलते हैं संस्कृत में। तो अति को सर्वत्र वर्जित है, मतलब हमें ना तो बहुत बड़ा करना है, ना तो बहुत छोटा करना है। बुद्ध ने, जैसे गौतम बुद्ध जी ने बोला था ना मध्यम मार्ग, वैसे हमको ये जो छोटे जो पोर्स हैं वो भी राइट साइज चाहिए, करेक्ट साइज वाले चाहिए। यही आप अगर सोहागपुर का सुराही जो है, बहुत मशहूर है, मध्य प्रदेश का ही है, होशंगाबाद के पास बनता है। तो ये जो आप देखेंगे ना, बहुत इनका कारीगरी होता है। इसमें क्या करते हैं वो लोग, ये क्यों मशहूर है? ये इसलिए मशहूर है, प्रसिद्ध है कि इसमें जो जल होता है वो बहुत ठंडा होता है।
अब आप बोलेंगे दूसरे लोग भी तो मटके बनाते हैं, सोहागपुर की सुराही में क्या ऐसा स्पेशलिटी है जो ये ठंडा रहता है ज्यादा? तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, जो हॉर्स डंग होता है, जैसे घोड़े का जो वेस्ट होता है, उसको डाल के वो मिट्टी में मिलाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। जो उससे क्या होता है, वो जो मैंने बोला ना कि छोटे छोटे पोर्स होने चाहिए, ना तो बहुत बड़े ना तो बहुत छोटे, तो वो मिट्टी को लेके उसमें ये सब मिला देते हैं। तो घास फूस का वो जो घोड़े का जो वेस्ट होता है वो मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो जल के वो एकदम सही साइज का पोर बनता है। तो इससे पानी इसमें जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो ये जो तकनीक जो है, हमारे सुहागपुर के कारीगरों ने बनाया, निकाली इस उन लोगों ने, कुम्हारों ने निकाली, और देखिए ये अभी प्रसिद्ध है। और यही प्रिंसिपल मटका सिंचाई पद्धति में भी यूज होता है। क्या, कौन सा प्रिंसिपल? यही प्रिंसिपल। हमने पानी को खींचना शुरू किया, यहाँ से एक तरफ से पोर्स राइट साइज के होने चाहिए। यही अगर हम पानी को, ये मटके को अगर जमीन में गाड़ देंगे तो क्या होगा? जमीन के अंदर वो मटका रख दिया, उसके अंदर मटके में पानी भर के हमने भर दिया, तो जब जरूरत पड़ेगा पेड़ों को, मृदा मिट्टी जो है सूख जाएगा, तो उससे पानी निकालेगा, मटके के अंदर से खींच लेगा और वो पौधों को दे देगा। और पानी बाहर है तो वो कुछ नहीं करेगा। तो ये पद्धति जो है 4000 साल पुराना है। और ऐसे करने से, आप अगर कोई, मान लो आपने कोई वृक्षारोपण कार्यक्रम में आपने एक पेड़ लगाया, तो क्या होता है, बहुत बार पहले 2-3 साल तक हमको उन पेड़ों की रक्षा करनी होती है, नहीं तो जब ये होता है ना, ग्रीष्म ऋतु आता है तो सूख जाते हैं बिना पानी के। तो ये एक तकनीक है, जो आप अगर एक छोटा सा ये लगा के रख देंगे, एक मटका रख देंगे, उसको पानी एक हफ्ते में एक बार भरना पड़ता है उसमें, बस, हर दिन नहीं देना पड़ता। और वो पौधा जो है बच जाएगा, बारिश आएगा तो फिर तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचिए, ये हम कर सकते हैं। तो ये बहुत, मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भी ये लोगों ने अपनाया है और अच्छे तरह से अपनाया है और बहुत सक्सेसफुल ये पाया है। तो ये मैं थोड़ा सा हट के थोड़ा बता रहा था कि पानी कैसे जाता है पेड़ों पर, उसका। और ये मुझे बताने का ये मटके में पानी ठंडा क्यों होता है, मटका सिंचाई, ये सब बताने का ये मतलब था कि आप जान लें कि जो पेड़ों में जो पानी ऊपर जाता है, हम स्ट्रॉ से जो पानी पीते हैं, और मटके में जो पानी ठंडा होता है, और मटका सिंचाई की पद्धति में जो है, बहुत सारे सिमिलर प्रिंसिपल्स हैं। इनके सब में सेम फिजिक्स अप्लाई होता है, सिमिलर फिजिक्स अप्लाई होता है। तो अब पानी तो पहुंच गया, अब खाना कैसे बनेगा? तो इसके लिए आप पत्तों की बात करते हैं। हमने अभी पानी पहुंचा दिया, पोषक तत्व पहुंचा दिए, और उसके साथ में हमने क्या किया, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में है ही, वो तो मिल ही जाएगा। अब सूरज भी है, सूर्यदेव भी है, तो वो प्रकाश भी है वहां पे। अब प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो होना है पत्तों में। उससे क्या है, खाना बनेगा, भोजन बनेगा पेड़ों का। तो देखते हैं वो खाना कैसे बनता है वहां पे। एनीवे, तो ये तो नहीं चल रहा है, तो ये ठीक है। खाना कैसे बनता है हम जस्ट बात करते हैं। तो जो सूरज की किरणें हैं, वो जाकर इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे, प्रोटीन्स होते हैं जिसको वो मॉडिफाई करके हाइड्रोजन, बेसिकली कणों का, प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बनाता है, और फिर वो खाना बना देता है। तो उसके बारे में हम ज्यादा, उसका ये चल नहीं रहा है, तो अभी आगे चलते हैं। तो एक तो हो गया, अभी हमने ये बात कर लिया कि रसोई ऊपर है, तो किराना सामान नीचे है, चावल नीचे है, पानी नीचे है, तो पहुंचा दिया, खाना भी बना दिया। लेकिन एक और प्रश्न उठता है, नीचे तक लाया किसने? नीचे तो किसी ने लाया होगा, तभी तो ऊपर पहुंचाया है। लेकिन नीचे तक कौन लाता है ना? ये हमने बोला कि ये सामान जो है, पोषक तत्व जो है, जड़ों तक, जड़ों से ऊपर जाएगा, लेकिन जड़ तक कौन लेकर आता है? ये अगर सोचने वाली बात है, तो अगर हम सोचें इसके बारे में, तो अगर हम अपने बारे में सोचें कि पोषक तत्व को एकत्रित करने में कौन हमारी मदद करता है, हम कहाँ से लेकर आते हैं? हम जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहां पे जो जो बेचने वाले होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर जगह अपने किसान, बहुत सारे किसानों के पास जाकर उनसे खरीद कर फिर वो बाजार में बेचने आते हैं, हम जाके उनसे खरीदते हैं। व्यापारी से, छोटे छोटे व्यापारी से खरीदते हैं, जैसे नॉर्मल बाजार में होता है, सब्जियां खरीद ली हमने, तो फिर वो लेकर आ गए हम अपने नीचे, घर के नीचे, और लिफ्ट से ऊपर लेकर चले गए। यही तो होता है, ऐसा ही तो करते हैं हम। तो ये तो हमारे लिए तो
एक वो है व्यापारी है जो हमको बेचता है, हम तो मार्केट चले जाएंगे खरीदने के लिए सब्जी एकत्रित, वो बहुत दूर दूर से लेकर आता है सब्जी हमारे लिए, नागपुर से वो लेकर आएगा, अंगूर लेकर आएगा, संतरे लेकर आएगा, कहीं दूसरे जगह से बंगाल से पान लेकर आएगा। लेकिन अब पेड़ की बात करें तो ये पोषक तत्व कौन एकत्रित करता है? उस वहां में पेड़ों की जड़ में के पास एकत्रित करने वाला कवक बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कवक होता है, फंजाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये होता है छोटे छोटे ये कीटाणु, वो फंजाई जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे से सूक्ष्म जीवी होते हैं, जो ये जो आप धागे की तरह जो है वो देख रहे हैं ना, आप अगर ब्रेड या किसी चीज को आप बाहर रखते हैं तो वो उसके ऊपर वो लग जाता है, कुछ कफक फंजा ग्रोथ होता है, तो वही है ये, उसी तरह का उसी जाति के कवक है ये। तो ये जो है जड़ों के पास जाके वो एक रहते हैं और जड़ों के साथ इतना मिल जाते हैं कि ये पेड़ के जड़ों के अंदर तक चले जाते हैं और उनको पेड़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये दोनों साथ साथ में जीते हैं। और कहीं वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि जब सबसे पहले करीब करीब 45 करोड़ साल पहले जब पूरा जो जीव थे वो सब समुद्र में थे, धरती पर कुछ नहीं था। जब पहली बार जो वो आए धरती पर आए, लैंड पर आए धरती पर, उस टाइम उस समय पर भी ये जो फंजाई थे वो और एल्जी जो एक एक कण जो हम देखते हैं ना, उसको ग्रीन एल्जी बोलते हैं, वो और ये मिलकर साथ में आए थे, तब भी इन्होंने मदद किया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आज धरती पर जीवन संभव है तो इन कवक की वजह से संभव है। तो ये कवक जो क्या करते हैं, ये देखिए, एक तो अपने लेफ्ट साइड के पिक्चर में तो आप ये देख रहे हैं कि उनका धागा जैसा है, उसको माइसीलिया बोलते हैं, फंगल माइसीलिया। तो ये जो है उसके जो जड़ की तरह है, वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं और वो एक तरफ तो पेड़ के जड़ में इकट्ठे होते हैं और दूसरी तरफ दूर दूर तक जाके वहां मिट्टी से उसके पोषक तत्व जैसे मिनरल्स हो गए वो सबको एकत्रित करते हैं, नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, पोटेशियम है, ये सबको एकत्रित करते हैं और वो एकत्रित करके वो अपने पेड़ के जड़ों में उनको दे देते हैं, पेड़ को दे देते हैं, जड़ों में सप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारे ये जो व्यापारी था वो दूर दूर के किसानों से पूरे सब्जी सब खरीद कर हमको एक जगह पे मिल रहा था, वैसे ही दूर दूर की जगह मिट्टी से ये सब लेकर एक जगह पे पेड़ के जड़ों को ये कवक जो फंजाई है वो सप्लाई करते हैं, देते हैं वहां पे। तो अब आप बोलेंगे मैंने तो किसान ये व्यापारी को तो मैंने पैसे देकर खरीदा है, ये तो मुफ्त में तो नहीं दिया मुझे। अब ये कवक क्या मुफ्त में काम कर रहे हैं? नहीं, ये भी मुफ्त में काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है। एक संबंध क्या है, ये पेड़ जो है, मैंने बोला था, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि ये जो है किरण संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वहां भोजन बनाते हैं अपने पत्तों में। वो भोजन में से कुछ अंश जो है ये कवक को भेजते हैं। तो ये जो कवक है वो थोड़ा सा भोजन जो उनसे पेड़ों से ग्रहण करते हैं और उनको उनके जो पोषक तत्व वो एकत्रित करके देते हैं। तो ये दोनों का जो संबंध है, आप अगर देखेंगे तो जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो ये जो इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो टूट जाता है। अब ये टूट गया तो क्या होगा, ये कवक तो बहुत साल ऐसे करेंगे, हर हर साल फर्टिलाइजर डालते रहेंगे, तो ये जो कवक है वो मर जाएगा, क्योंकि उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे पेड़ से, ऊर्जा नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं रूट एक्सुडेंट्स, वो नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा तो ये कवक मर जाएगा, क्योंकि हम तो दे रहे हैं उसको, पेड़ को तो यूरिया फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो ये पेड़ क्यों देगा? बस ऐसे चलता रहेगा। तो ये सब जब मर जाता है तो धीरे धीरे से मिट्टी जो है बालू बन जाता है और उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी लिए आती हैं, क्योंकि इन दोनों का जो संबंध है, कवक जो फंजाई और रूट्स का जो संबंध है, वो हम तोड़ देते हैं जब फर्टिलाइजर बाहर से डालते हैं। तो इसीलिए जब ऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो बोलते हैं ना, उसमें हम इन संबंधों को मेंटेन करते हैं, कायम रखते हैं। कैसे कायम रखते हैं, हम पूरा फर्टिलाइजर नहीं देते, थोड़ा सा फर्टिलाइजर देते हैं और इनके संबंध को हम बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजर का फायदा भी होता है, इन कवक
का वो फंजाई का रहने से मिट्टी में फर्टिलिटी भी ज्यादा बढ़ता है और पेड़ भी बहुत अच्छे से उगते हैं। अब सबसे बड़ी बात, पेड़ के आपस में बात कर सकते हैं? ये सोचिए, हम तो बात करते हैं, अभी तो बात कर रहे हैं हम लोग, क्या पेड़ भी बात कर सकते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये प्रश्न आपसे, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु जो थे, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना, आपने जानते होंगे, उन्होंने फर्स्ट वायरलेस उन्होंने इन्वेंट किया था मार्कोनी से पहले। तो वो बहुत बड़े इन्वेंटर थे। वो उन्होंने, आप लोगों को शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, उन्होंने पेड़ों पर बहुत ज्यादा अनुसंधान किया। क्यों किया उन्होंने अनुसंधान? क्योंकि उनके बचपन में, जब वो छोटे से बच्चे थे, 8 साल के बच्चे थे, तो वो एक दिन शाम को अपना अपने घर में जो तुलसी के पेड़ तो सबके घर में होता है, या और कोई पेड़ हो रहा होगा, तुलसी का मैं सोच रहा हूँ क्योंकि घर में था, तो वो बोल रहे थे, तो वो उसके पत्ते तोड़ रहे थे। तो उनकी माँ ने बोला, जगदीश, पेड़ के पत्ते मत तोड़ो शाम को, पेड़ सोते हैं। तो उन्होंने बोला, पेड़ क्या सोता है, जान कहाँ है इसमें, ये तो कुछ नहीं बोल रहा, मुझे मारोगे तो मैं हाँ करके चिल्लाता हूँ, पेड़ तो कुछ नहीं चिल्ला रहा। उनकी माँ ने बोला, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, पेड़ भी सोते हैं, पेड़ को भी दुख होता है, ये सब होते हैं। तो फिर वो बात उनके मन में रह गई। वो बड़े हुए, जैसे जैसे बड़े हुए वो, तो उनके बाद उन्होंने, वो तो बड़े वैज्ञानिक बन गए। जैसे बड़े वैज्ञानिक बने, बहुत बड़े बड़े चीज उन्होंने आविष्कार किया, खोज किया, वायरलेस बनाया, ये सब बनाया। तो उनके मन में वो बात रह गई जो उनके माँ ने कहा था कि बच्चे, जगदीश, पेड़ सोते हैं शाम को। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं एक और इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ। और फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाने शुरू किए, उपकरण बनाना शुरू किया। वो उपकरण से उन्होंने क्या किया, वो पेड़ को जाकर उससे उन्होंने पता किया कि पेड़ सचमुच सोते हैं। उनको अगर करंट शॉक देते हैं तो वो ऐसे ऐसे से हिल जाते हैं, और उनकी डालियां काट देते हैं तो उनको दुख होता है, उनको कुछ सेंसेशन होता है जो हम नहीं जानते। तो ये तो 120-130 साल पुराना बात है। उसके बाद साइंटिस्ट, अभी जो वैज्ञानिक हैं, वो सोच रहे थे कि ठीक है, पेड़ तो ये सब फीलिंग्स है उसमें, ये सब हम जानते हैं कि उसमें स्टिमुलस होता है, वो जो हम अगर कुछ करते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका ये करते हैं। तो क्या वो आपस में भी बात करते हैं? क्यों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब जंगल में है, तो हम जंगल में जाकर पेड़ काटते हैं। तो कौन सा पेड़ काटते हैं? हम सबसे बड़ा पेड़ काटते हैं। क्यों? वो उससे हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं। तो लोगों ने देखा कि आप जब जंगल में जाके सबसे बड़ा पेड़ काटते हैं ना, तो बाकी जो उसके आसपास के जो छोटे छोटे पेड़ हैं, वो भी कुछ ही दिन में वो भी मर जाते हैं। तो उनको पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो रहा है, हमने तो एक ही पेड़ काटा, इनको तो कुछ नहीं किया, फिर भी ये क्यों मर रहे हैं। तो ये सोचने लगे। उसके बाद बहुत सारा रिसर्च करने के बाद उनको मालूम चला कि पेड़ बात करते हैं, आपस में भी बात करते हैं, दूसरे पेड़ों से भी बात करते हैं। मतलब क्या है, मान लीजिए हम तो अभी मध्य प्रदेश में हैं, हम तो आपस में हिंदी में बोल रहे हैं, है ना, तो हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो हूँ आंध्र प्रदेश का, मेरी मातृभाषा तो तेलुगु है ना। तो अगर कोई आंध्र प्रदेश का व्यक्ति आ जाए मेरे पास, मैं उससे तेलुगु में बात करूंगा। शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जो आंध्र प्रदेश तेलुगु नहीं आती है, उनको तेलुगु समझ में नहीं आती, तो मैं तेलुगु आंध्र प्रदेश के व्यक्ति से मैं तेलुगु में बात करूंगा, और आपसे मैं हिंदी में बात करूंगा। कोई और बाहर से, विदेश से कोई आए तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा उनसे। तो मैं 3 भाषाओं में बोल रहा हूँ। तो अपनों से मैं हिंदी में और तेलुगु में बात कर रहा हूँ, और बाहर के लोगों से मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही पेड़ आपस में, मान लीजिए एक पीपल का पेड़ है, तो दूसरे पीपल के पेड़ से अपनी एक भाषा में बात करता है, और पीपल का पेड़ बरगद के पेड़ से दूसरी भाषा में बात करता है। ये दोनों घास, ये तीनों घास, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ आपस में एक और लैंग्वेज में बात करते हैं। और ये भी है, ये भी देखा है साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, कि जो जंगल में जो सबसे बड़ा पेड़ होता है ना, और मैंने अभी आपको कवक फंजाई के बारे में बताया था, तो वो बताया था कि जड़ों के साथ पूरा एकदम गहरा संबंध होता है। तो ये जो बहुत बड़ा, जो बड़ा पेड़ होता है, बुजुर्ग पेड़ होता है, आप मान लीजिए अपने परिवार में सबसे बड़े दादाजी हैं, तो वो हमको जब भी माँ डांटती है या पिताजी डांटते हैं, तो हम उनके पास चले जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे बेटा आ जाओ, और बैठ के, और या बेटी आ जाओ, और वो बोलते हैं कि ठीक है ठीक है, हम इसको देख लेंगे, है ना। तो ऐसे ही
ये बड़े जो पेड़ होते हैं वो छोटे छोटे पौधों को जो बढ़ रहे होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? ये हो गया, मान लो आप छोटे पेड़ तो छोटा है, एक बकरी आ गई उसके पत्ते खा लिया, तो अब उसमें किरण संश्लेषण तो नहीं हो पाएगा, उतना जल्दी बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो खाना नहीं बना पा रहा है। तो ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया, ये मैं ऐसे वैसे बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके लोगों ने सिद्ध किया है कि बड़े जो पेड़ होते हैं वो अपना जो किरण संश्लेषण से जो भोजन बनाते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा करके अपने जड़ों से वो जो कवक या फंजा है उसको देते हैं, वो जाकर ये छोटे छोटे पौधों को देता है और उसको बचा के रख के उसको धीरे धीरे से वो बचाते हैं। जैसे कि बुखार होने से हमारे घर के बगल वाले जो आके हमको खाना बना के दे देते हैं ना कभी कभी, ऐसे ही ये भी करते हैं, मदद करते हैं आपस में। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने पता किया कि एक जंगल में एक पेड़ लगभग 45 दूसरे पेड़ों से ऐसे संबंध रखता है। तो आप मान लीजिए कि एक, तो ऐसा हो गया कि एक परिवार, पेड़ परिवार में 45 लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये बहुत, जो हमको ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, ये मैं आपके कक्षा के टेक्स्ट बुक से बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ जो लेटेस्ट रिसर्च जो लास्ट 10 साल में हुआ है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि आगे जाके आपको ही ये सब दिखाना है और आपको ही करना है, आप में से ही कोई जगदीश चंद्र बसु होगा यहाँ पे, तो इसीलिए मैं आपके मन में बात डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक वीडियो है, किसी ने बनाया है, बीबीसी ने बनाया है, इसी के बारे में मैं चलाने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं। सुबह तो हम लोग जब इसका ये कर रहे थे तो चल गया था, अभी कोशिश करते हैं कि चल जाए, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, मैं लिंक डाल देता हूँ इसमें। नहीं चल नहीं रहा है तो ठीक है, इसके लिंक में हम लोग टॉप में डाल देंगे, तो आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो हमने जो बातें किया है कि पेड़ आपस में बात करते हैं, उसी का वीडियो है ये। तो और फिर आते हैं हम अपने मृदा पर। मृदा में जो जैविक कार्बन होता है, जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं वो सब, जो जड़ें होती हैं, पुराने जड़ें गिरती हैं, वो सब जो होता है वो मृदा में जैविक कार्बन बोलते हैं उसको, जीवों से जो आया हुआ कार्बन है। उससे क्या होता है, बालू में और मृदा में यही अंतर है कि जैविक कार्बन होने से मृदा बनता है, जैविक कार्बन निकाल देने से मृदा बालू बन जाता है। तो हमारे भारत में, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल देश है, विषुवत के बहुत करीब में है, तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, इसीलिए जो जैविक कार्बन है मिट्टी में वो बहुत कम है। तो इससे क्या होता है, वो कम होने से हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने मिट्टी का। तो हमको, हमारी मिट्टी भले ही बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन उसका ध्यान भी हमें रखना है, तो इसको हमें रखना पड़ेगा, इसका अपना हमको केयर करना पड़ेगा। केयर कैसे करेंगे? हमको मिट्टी जो शीर्ष मृदा है उसको बहने नहीं देना है, तो पूरा जंगल नहीं काटना है, जंगल को बचा के रखना है जहां तक हो सके। और फिर सॉइल इरोजन, खेत से मिट्टी बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वो जो बंड्स बनाते हैं वो सब बना के मिट्टी खेत से बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, उसके लिए हमको कोई भी व्यवस्था करें तो अच्छा रहेगा। तो हमारे पूर्वज ना ये सब वो जानते थे कि पेड़ आपस में बात करते हैं, ये सब हम बोल रहे हैं ना, ये उनको वैज्ञानिक रूप से भले ही नहीं मालूम, उनको तो जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने जो अभी जो एक्सपेरिमेंट्स किया साइंटिस्ट ने, स्टेबल आइसोटोप्स ये सब लेकर, उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनको एक अपने फिलोसॉफिकल लेवल पे उनको मालूम था, और बहुत सारा उनको अनुभव, जो मैंने कहा था ना, वो बहुत अनुभवी थे। तो इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में आप देखेंगे वाटिकाएं होती थी, अभी भी है, बहुत सारे जगह हैं, अभी बहुत कम हो गई है लेकिन अभी भी है। वाटिकाएं बोलते हैं, जो एक ऐसा जगह होता है, हर गांव के बाहर होता था ये, तो हर गांव के बाहर ये ऐसा जंगल होता था जिसको, जहां से एक कोई भी पेड़ काटे नहीं जाते थे, वहां उनकी पूजा होती थी, और बोलते थे कि वहां पे यक्ष रहते हैं, वन देवता रहती है, और वहां पूजा होके वहां पे गाय चराने कोई नहीं जाता था, वहां कुछ नहीं करते थे, वहां बहुत सारे पेड़ को ऐसे ही उगने दिया जाता था। तो उससे क्या होता है, जो हम लोग आजकल बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो नेचुरली वहां पे प्रिजर्व होता था। और इससे दूसरा फायदा भी होता था, वहां जाने को दो लोगों को अनुमति थी। किन दो लोगों को? गांव के जो जो वो वनवाटिका के जो पुजारी रहते थे, उनको जाने की अनुमति थी। दूसरे थे जो गांव के जो वैद्यराज, वैद्यों को जाने की अनुमति थी। वो जाके जड़ी बूटी लेके आते थे और गांव वालों को देते थे। तो बायोडाइवर्सिटी भी बच रहा है और लोगों को मुफ्त में
औषधि भी मिल रही है। ये भारत की वाटिकाएं हैं, ये हमारी बड़ी परंपरा है जिससे हम अभी भूल रहे हैं, लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए ये। और तो हमको पर्यावरण का जो संरक्षण है हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा, आप भारत में किसी भी कोने में जाएंगे बहुत इतना गहरा ये मिला हुआ है कि हम नॉर्मली करते हैं। हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं होता है कि आप पर्यावरण की रक्षा करो। अगर हम हमारे संस्कार जो है अगर हम नहीं भूले हैं तो ऐसे ही रक्षा करने लग जाएंगे। पंचभूत यज्ञ हैं जो जानवरों को भी खिलाते हैं, हम ऐसे पेड़ों की रक्षा भी करते हैं। एक इसी बात पे मुझे एक ये होता, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे घर में खेत में एक पेड़ था, एक नारियल का पेड़ था। वो नारियल का पेड़ जो है आप जानते हैं आंध्रा में तो साइक्लोन्स आते हैं, तूफान आते हैं तो वो नारियल के पेड़ कभी गिरने का आशंका रहता है। वो पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया था, बहुत 25 साल से ज्यादा हो गया था। तो वो कभी भी हमारे घर के बगल वाले घर पर गिरने की आशंका थी, तो उस पेड़ को काटना था। तो मेरी माँ और पिताजी ने जो उसको काटने का जो प्रोसेस बताया, मुझे वो 2 महीने लग गए उसको काटने में। मैंने बोला ये तो एक दोपहर में जाके काट देगा कोई। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं काटते। क्या किया, नारियल के जो फल होते हैं पहले उसके फल को पूरा पकड़ी दिया पेड़ पर, फिर उन पकड़े हुए फलों को लेकर नीचे लगाए, और फिर उसी नारियल पेड़ के और 4-5 नारियल पेड़ आ गए थे। जब वो आ गए थे तो उनको निकालकर दूसरे खेत में लगाया। जब वहां पे वो बच गए और वहां उसकी रक्षा होने लगी, तब जाकर इस पेड़ से प्रार्थना करके इनको काटना शुरू किया। ये आप, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं जो मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे पूरे भारत में आपको मिलेंगे। तो ये जो पद्मश्री जादव मुलाई पेंग जो है, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये असम के रहने वाले हैं। इनको 2015 में पद्मश्री मिला था। ये इनको इनके दादाजी ने इनको बोला था कि इनके बचपन में एक दिन वो सांप उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में बहते हुए देखा, और वो बोला कि ये सांप क्यों आ रहे हैं। तो उनके दादाजी ने कहा इनको घर ही नहीं है तो ये आएंगे यहाँ पे। तो इन्होंने बोला इनका घर का है। वो तो उन्होंने बोला वो जंगल है, वो तो पूरा काट दिया लोगों ने, तो और बाढ़ से पूरा बह रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा, जादव जी ने सोचा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और अकेले उन्होंने करीब खड़ी मेहनत करके 25 साल तक अपना घर का काम करते थे, अपना उद्योग था, उनका जो भी व्यापार था वो भी चल रहा था, साथ साथ में आके जो भी उनको खाली समय मिलता था वो जाके पेड़ लगाते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनको पानी देते थे। और उन्होंने करीब करीब 1.5 लाख पेड़ वहां पे बनाया। अभी पूरा एक वहां पे एक आइलैंड बन गया है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फिर जानवर आने लग गए सब। अब सांप थोड़ी घर में आएगा, उसको घर तो मिल गया है उसको। तो इसीलिए उस काम के लिए उनको भारत ने पद्मश्री अवार्ड दिया 2015 में। और ये देखिए, मैं बता रहा था ना कि हम पर्यावरण संरक्षण हमारे संस्कार में है। ये है सालू मराड़ा तिम्मक्का जी, कर्नाटका की रहने वाली है। मैंने तो असम के बारे में बोला, अब ये कर्नाटका की रहने वाली है। ये इनको 2019 में मिला। ये 108 वर्ष इनका आयु है। इनके अनफॉर्चुनेटली इनके कोई बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने बोला कि पेड़ ही मेरे बच्चे हैं। और लगभग ये और इनके पति मिलकर 72,000 पेड़ लगाए और उनका देखभाल किया। और उसके जो जड़ी बूटी वो सब होते हैं, वो बीज होते हैं, वो सबको देने लगे। और ये देखिए, राष्ट्रपति जी उनको पुरस्कार दे रहे हैं पद्मश्री। और यही भारत का संस्कार है कि राष्ट्रपति जो है उनको नमस्कार कर रहे हैं और वो आशीर्वाद दे रही है। हम उन लोगों का सत्कार करते हैं जो सचमुच काम करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें आप देख सकते हैं ये भारत क्या है, ये पिक्चर से आपको पता चल जाएगा। और तो ये तो हमने बहुत सारी चीज के बारे में बात की, अभी समय भी हो रहा है तो मैं अंत तक आ जाता हूँ। तो मैं ये सब हमने बात किया, तो आपको कुछ तो कार्याचरण बिंदु तो मुझे देना पड़ेगा, आपको तो कुछ तो करना पड़ेगा, सुन के चले जाने से थोड़ी होगा। तो 2 चीज मैं आपको बताऊं। पहला चीज, अन्न को व्यर्थ ना करें। आपकी माँ या बहन या घर में कोई भी आपको दादा दादी नाना नानी कोई भी आपको खाने में के प्लेट में कुछ भी परोसता है, पूरा खत्म करें, उसको व्यर्थ ना होने दें, कभी मत फेंकिए खाना। क्यों? अन्नम ब्रह्मेत व्यजानात
अन्न ही परब्रह्म है, ये जानकर हमें व्यवहार करना चाहिए। और दूसरा, जल संसाधन, आप पानी देखते हैं, पानी को मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा करें, पानी को वेस्ट मत कीजिए, व्यर्थ ना करें, पानी को बचा के रखें, जितना कम यूज हो सकता है उतना कम यूज उसका उपयोग करें। मिट्टी को बचाएं, कैसे बचाएं? उसको घास फूस जैसे बढ़ता है उसको बढ़ने दीजिए, और अपने जैव विविधता की रक्षा करें। कैसे रक्षा करेंगे? हमने बहुत सारी चीज बात किए थे, पेड़ लगाइए, बाकी जो भी पशु पक्षी है उनको थोड़ा सा पानी देकर, ये सब देकर आप उनकी रक्षा कीजिए। ये आपके लिए दो मैं कार्याचरण बिंदु देता हूँ। और बस आपको दो चीज दिखाने थे मुझे। एक रानी की वाव है, ये गुजरात के पट्टन में बावड़ी है, जो करीब 1000 साल पहले बनाया। ये है गुजरात में, जहां पे बहुत सूखा होता है, आप तो जानते ही हैं, वहां पे पानी बहुत कम मिलता है, तो ये रानी की वाव वहां पे बनाया गया। और दूसरा है 2000 साल पहले चोला ग्रैंड अनेकट, जो कावेरी नदी पे बना है। इसको करिकाला कट्टप्पा ने बनाया था। नहीं नहीं, करिकाला कट्टप्पा ने नहीं बनाया, इसको करिकाला चोला ने बनाया था। तो 2000 साल पहले, आज भी ये काम करता है, ये ग्रैंड अनेकट है। तो आप ये सोच के बेसिकली ये दोनों चीज दिखाने का ये मेरा उद्देश्य था कि आप जानिए कि हमारी वैज्ञानिक परंपरा जो है बहुत पुरानी है, और मिट्टी, पानी और पेड़ों में इतना गहरा संबंध है कि इन तीनों को, तीन अलग अलग चीजों में तो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हमको दृष्टि जो है एक दृष्टि से देखना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। दो दो कार्यचरण बिंदु, अन्न को व्यर्थ न करें, और जल संसाधन, मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा करें। और मैं कुछ साल पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गया था। वहां पे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का धर्मोपदेश था, उनके वो काशी के विश्वविद्यालय में मंदिर के पास। उन्होंने जो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने वहां पे, तो उनमें से दो पंक्तियां, चार पंक्तियां हैं जो मैं आपको, आपकी तरफ आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ। पाप दीनता दरिद्रता और दासता पाप, प्रभु दीजिए स्वाधीनता, मिटे सकल संताप। हमको दीनता, दरिद्रता और दासता, ये तीनों महापाप है, इन तीनों से दूर रहना चाहिए। कैसे दूर रहेंगे हम? जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, स्वाभिमान से कड़ी मेहनत करके हमको इन तीनों से छुटकारा पाना होगा। क्या है? दीनता, किसी के आगे हमें हाथ फहरा कर जीना नहीं चाहिए। दरिद्रता, जिस हमको वो तो, और दासता, सबसे बड़ी है दासता। फिजिकल दासता से भी ऊपर है मानसिक दासता, इससे भी हमें बाहर निकलना है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब ये मन में अच्छी तरह से टान लें कि पाप दीनता दरिद्रता और दासता पाप, प्रभु दीजिए स्वाधीनता, मिटे सकल संताप। जाके मन प्रभु तुम बसो, सो डर कासो खाए, सिर जावे तो जाए प्रभु, किंतु धर्म नहीं जाए। नेक जिंदगी जिए, सिर जाए तो जाए, जैसे रामायण में बोला ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे जीना चाहिए। इसी से आपके माँ और पिताजी और गुरु को संतोष होगा। माँ ने, जब माँ जन्म देती है तो मृत्यु सदृश पेन होता है, दर्द होता है उनको। पिता को इतने कष्ट सह के हमको पालते हैं, और गुरु अपना श्वास देकर, अपना जीवन दान देकर आपको उपदेश देते हैं। इन तीनों की खुशी, अगर ऋण तो हम चुका तो नहीं सकते, बस एक नमस्कार कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि उनको दुख ना पहुंचे। कैसे? उनको दुख तभी नहीं पहुंचेगा जब आप दीनता दरिद्रता और दासता से विमुक्त रहेंगे, स्वाभिमान रहेंगे, और धार्मिक जीवन जिएंगे, नेक जीवन जिएंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर मूर्ति जी, बहुत अच्छा टॉक दिया, अच्छी अच्छी बातें बताए मृदा के बारे में, जमीन के बारे में, मिट्टी के बारे में, कैसे पौधे उगते हैं उसके बारे में, कवक के बारे में, और अच्छी अच्छी प्रेरक कहानियां भी बताई जो कि हमें सीखना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में, काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे थैंक्स भी बोला है, अच्छे लेक्चर के लिए भी बोला है, जैसे दिनेश गौतम, हरिनिवास जोशी, रविंद्र तोमर, ओम प्रकाश, कृष्णा कपिले, लोकेश भोवाल, कृष्णा, राहुल कुमार, इसी तरीके से बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट भी भेजे हैं। मतलब काफी अच्छा लगता है कि हमारे जो वक्ता हैं आज के, उनको सुन रहे हैं लोग,
और लोग पसंद भी कर रहे हैं, उसको फॉलो भी करते हैं और वीडियो अभी भी देखते हैं, बाद में भी लोग देखते हैं, जैसे रितेश शर्मा, जगदीश दुबे, चेष्टा चौबे। प्रोफेसर मूर्ति जी काफी अच्छा संस्कृत भी बोलते हैं। एक थोड़ा सा कुछ संस्कृत में एक श्लोक अच्छा सा सुना देंगे तो और अच्छा होगा थोड़ा सा। उसके बाद मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा तो थैंक्स के बारे में बोले, कुछ थैंक्स बोले। एक जरूर, मैं एक मंगलाचरण श्लोक होता है जो सबके कार्यक्रम के अंत में और पूजा के अंत में हम बोलते हैं, वो श्लोक बोलूंगा और उसका अर्थ भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। सिर्फ 2 श्लोक है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ओम मंगलाशासनपरैः मुदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। ये 3 श्लोक मैंने कहा। पहले श्लोक का अर्थ है स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। मतलब इस भूमि के जो पॉलिटिशियन है, नायक है, वो इस भूमि को न्याय मार्ग में, धार्मिक मार्ग में, प्रजा के सुख संतोष के अनुसार उनको ध्येय रखते, परम ध्येय रखते हुए परिपालना करे। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। गो माता की और ब्राह्मण यानी सज्जन पंडितों की कभी भी शुभ हो, और शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस संसार में जो भी लोग हैं, जो भी जीव हैं, सभी लोग खुश रहे, ये कामना पहला श्लोक में कामना करते हैं। दूसरे श्लोक में काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी, यानी कि काले वर्षतु पर्जन्य, बादल सकाल में पानी बरसे और अकाल में पानी नहीं आए, सकाल में पानी आए, जिससे कि हमारी पृथ्वी जो है सस्यशालिनी रहे, पौधों से पूरा हरा भरा लहराए, वो पहला कामना है। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिताः, ये देश क्षोभ रहित रहे, ये देश में किसी भी टाइप का वरीज जो बोलते हैं, क्षोभ बोलते हैं, क्षोभ नहीं हो। कोरोना काल है, कोरोना चले जाए, कोई भी दुख नहीं हो किसी को, इसका मतलब वो है कि देशोऽयं क्षोभ रहित हो, ये देश बिना क्षोभ के रहे। और सज्जना सन्तु निर्भयाः, जो सज्जन लोग हैं इस देश में वो निर्भय रहे, क्योंकि सज्जन सच बोलता है, नेक आदमी जो है वो धर्म के बारे में बोलता है, जो सबके श्रेय में है वो बोलता है। वो आदमी, वो लोग, अगर सज्जन लोग निर्भय रहेंगे तो सच बाहर आएगा और हम सबका श्रेयस होगा। इसीलिए वो कामना करते हैं। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। मंगलाशासनपरैः मदाचार्य पुरोगमैः पूर्वैश्च सर्वे आचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम। इसका मतलब है मेरे गुरु के गुरु, पूरे गुरु परंपरा की मंगल हो, और जो सज्जन लोग हैं उनका भी सब मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो। यही ये 3 श्लोक मंगलाचरण श्लोक के ये थे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। धन्यवाद प्रोफेसर मूर्ति जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि हम पुरानी भाषा जो हमारी संस्कृत है उसके बारे में भी काफी लोगों को याद है। अभी भी मैं कभी कभी रामायण पढ़ता हूँ, पुराने जो वाल्मीकि रामायण है संस्कृत में पढ़ता हूँ, काफी अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृत से थी। तेलुगु तमिल शायद बहुत पुरानी भाषा है जो रामायण में लिखा हुआ है। अब इसी के आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आशीष से कि थोड़ा सा थैंक्स से बोले कुछ। तो धन्यवाद प्रोफेसर मूर्ति, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के लेक्चर पूरा, कि मिट्टी के क्या प्रकार, विभिन्न स्तर क्या क्या होते हैं, क्यों उनकी जरूरत पड़ती है, कहाँ पे, और कैसे वो विभिन्न स्तर बने, और कैसे केश नलियों से पानी पत्तों तक पहुंचता है, और फिर पत्ते अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, और कैसे वो भोजन फिर से नीचे फंगस तक पहुंचाते हैं, सो दैट कि उनका फंगस का और इनकी पौधों की जड़ों का आपस में समन्वय से एक दूसरे से काम चलता है। क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है कि पौधे और फंगस आपस में सहयोग से जी पा रहे हैं, पर हम नहीं जी पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो सीखना चाहिए हमें इन सब चीजों से। अच्छा,
और इसके बाद में आपने बताया कि कैसे हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक तरीकों से खेती करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हम जैसे बहुत सारी चीजें जो इनका संबंध अगर तोड़ देंगे तो हमारी धीरे धीरे ये जो मिट्टी है वो रेत में बदल दे जाएगी, जैसा आपने बताया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें प्राकृतिक तरीकों से खेती के बारे में सोचना चाहिए और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि कैसे प्राकृतिक तरीके से खेती को बढ़ावा दिया जाए। आपने बताया कि कैसे बड़े पेड़ अपने आसपास के छोटे छोटे पौधों की रक्षा करते हैं। यही चीज हमें जरूरत है फिर से, कैसे शक्तिशाली लोग अपने आसपास के कमजोर लोगों को संभालें, उनकी रक्षा करें, जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग करें। कितनी जरूरत है, क्यों ना हम इन पौधों से सीख सकते हैं सब, इतनी इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी छोटी छोटी सी बातें जो कि बहुत जरूरी हैं। आपने फिर बताया कि जैविक कार्बन की क्या जरूरत है और इम्पोर्टेंट की वाटिकाओं की क्या जरूरत थी। तो हमें एक बार फिर से जरूरत है कि जैसे कुछ प्लानिंग चल रही है कि क्या तालाबों को फिर से जिलाया जाए, इसी तरह से हाँ जीवित करा जाए। ठीक इसी तरह से वाटिकाओं को फिर से जीवित करना चाहिए, मुझे जरूरत लग रही है इस तरह की। नियर फ्यूचर में देखते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे सरकार करती है इसके लिए। ठीक है, तो धन्यवाद प्रोफेसर मूर्ति, आपने बहुत बहुत तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर। और इसी क्रम में मैं अपने संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रोत्साहन से हम कुछ ऐसे कार्यक्रम लेके आ पा रहे हैं जो समाज को कुछ वापस देने का प्रयास करते हैं। हमारे संस्थान के निदेशक संस्थान के डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स डोसा डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा जी का और एसोसिएट डोसा डॉक्टर अजय कुमार कुशवाहा जी का धन्यवाद। हमारी राष्ट्रीय टीम के संयोजक डॉक्टर नीरज कुमार शुक्ला जी का, डॉक्टर मृगेन दुबे जी का धन्यवाद। और हमारे टेक्निकल टीम से और नॉन टेक्निकल सहयोग के लिए प्रवीण कौशल, सुनील सावले जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट टीम से मुकुल कृष्णा का धन्यवाद। और अब मैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल और वहाँ से जुड़े हुए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के नोडल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत सारे अध्यापक, बेसिकली उनके बिना तो हम इस कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे अध्यापक और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भोपाल से जुड़े डॉक्टर त्रिपाठी जी जो अपनी टीम के बारे में कुछ कहना चाहते हो। सर, मैं डॉक्टर मूर्ति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सर तेलुगु के होने के बाद इतनी स्पष्ट हिंदी बोल रहे थे जो हम लोग नहीं बोलते हैं, कहीं ना कहीं चूक करते हैं। निश्चित तौर से बहुत ही सारगर्भित जो आज का हम लोग पहली बार सीखे कि पौधे भी आपस में बात करते नहीं, तो जानते ही नहीं थे हम लोग। तो बहुत सारी चीजें बच्चे सीख रहे हैं, हमारे फील्ड के शिक्षक साथी सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग भी साथ में सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बारीकियां थी जिन्हें हम लोग नहीं जानते थे। सर आपका पुनः एक बार आभार। और निश्चित तौर से मतलब शुक्ला जी अपने समुद्र में से बहुत ही गहराई से एक मोती निकाल कर लाए हैं और अंतिम समय में लाए हैं। तो हमारा अनुरोध रहेगा कि जब लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से स्टार्ट करें तो मूर्ति सर के लेक्चर जरूर एक दो हों, इसलिए कि जो हमारे यहाँ कृषि वाला पार्ट है, हमारे 6th में भी है, 7th में भी है और 8th में भी है। तो कृषि से रिलेटेड फूड्स है, तो निश्चित तौर से ये बच्चे से संबंधित होते हैं, जुड़ते हैं, और जो हमारे अभिभावक भी जुड़ते हैं, शिक्षक जुड़ते हैं, उनको लाभ मिलता है। तो मैं पुनः एक बार IIT इंदौर की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे फील्ड से हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, BRC, BSc, CSE, डाइट फैकल्टी। और हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के लगभग समस्त जिलों के सहभागी इसमें सहभागिता कर रहे हैं। मैं उन सभी का जो इसमें सहभागिता कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन व्यक्तियों का सहयोग मिल रहा है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं डॉक्टर शुक्ला जी का कि उनकी पूरी टीम तन्मयता के साथ नित्य नए तरीके से कार्यक्रम को संचालित करवा रही है। धन्यवाद सर। धन्यवाद त्रिपाठी जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा देख के भी लग रहा है कि जो लोगों का चैट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग कमेंट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है।
मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी अध्यापक, सभी बच्चों, सभी पेरेंट से, कि ज्यादा से ज्यादा देखें, थोड़ा सा बच्चों को भी हेल्प करें, उनको समझाएं। कभी कभी चीजें होती है कि नहीं समझ में आती हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करें। हम अगले सेशन में दो बहुत बड़े स्पीकर के साथ आएंगे जो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्या टेक्नोलॉजी है, कैसा था पहले, आज का समय कैसा है, फ्यूचर में कैसा होने की उम्मीद है, और उसके बाद जो कोविड से रिलेटेड जो सिचुएशंस हो रही हैं उससे रिलेटेड भी कुछ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको भी देखें और लोगों के पास पहुंचाएं। जो पुराने वीडियोज हैं, पुराने लेक्चर्स हैं, उसको भी देखें। कुछ अगर कमेंट है तो कमेंट भी लिखें, जिससे हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूव कर पाए। कुछ आपको फील होता है कि हाँ यहाँ पे सर हमें थोड़ा सा और स्लो जाना चाहिए, या कुछ अगर फील होता है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि जब लाइव चलता है तो मैं चैट बॉक्स हर समय देखता रहता हूँ, जो भी कमेंट है उसको पढ़ता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर लोगों के नाम लेने के लिए, कुछ लोगों का ले पाता हूँ, कुछ लोगों का नहीं ले पाता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग देखें, बार बार देखें। कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछें, चैट बॉक्स में लिखें। हम नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे स्पीकर के साथ आ रहे हैं जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कुछ पद्मश्री अवार्डी हैं, आज जैसे प्रोफेसर मूर्ति जी ने डिस्कस किया पद्मश्री अवार्डी के बारे में, उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे स्पीकर कुछ पद्मश्री हैं, एक मनोचिकित्सक हैं, तो हम उसके साथ आएंगे। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद।